सोहेल अजीमाबादी का जो ये लिखा है दिबाचा कृष्णचंद्र ने, हाँ, 1924 में लिखा, 1942 में लिखा, जबकि इसका कहना है कि 40 और कुछ का कहना है कि ये 43 में लिखा गया। सोहेल की ज़बान नहायत सादा और सलीस है, मसनूई और गैर फितरी मकालमे कहीं नहीं है। बिहार गांव उसके अफराद की तस्वीर इस फनी सनात और चाबुक दस्ती से खींची है कि अफसाने की दिलकशी दो बाला हो जाती है। किसने कहा? कृष्णचंद्र कहा। गैर ज़रूरी अल्फाज के इस्तेमाल से बहुत परहेज़ करते हैं। इतनी तहरीरात में कम गो लेकिन पुरगो हैं। बहुत कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। इससे उनके अंदाज़ तहरीर का एजाज समझा जा जाए। कृष्णचंद्र, दिल्ली से लिखा, जून में। चलिए, अला उसका पहला अफसाना है। गांव से उसके अफसाने में 16 अफसाना है। 1940 बता रहा है, लेकिन पता नहीं 43 में बता रहा है, लेकिन दिबाचा तो 1923 में 43 में 42 में लिखा। अलाव गांव से पूरब एक बड़ा सा मैदान है, खेत की सतह से कुछ ऊंचा और चौरस। हाँ, लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में किसी राजा का यहाँ पर राजमहल था। उसकी मिट्टी और ईंट से ज़मीन ऊंची हो गई थी। मैदान के पूर्वी किनारे पर पीपल और बरगद के पेड़ हैं और उसके बाद खेत उत्तर तरफ नागफनी की घनी और लंबी कतार है। उसके बीचों बीच में कोई नीम या पगड़ी के पेड़ हैं और उसके बाद खेत दक्कन में एक किनारे पर एक पीपल का पेड़ है। उसके पास ही एक कुआं भर खेत। यूरोप दक्कन को कोने पर एक बड़ा सा बरगद है सा गड्ढा है जिसमें बरसात का पानी जमा होकर कई महीने रहा करता है। लोग कहते हैं कि राजमहल का ये पोखर था। उसमें रानी अपनी सहेलियों के साथ नहाया करती थी। नहाने से पहले पोखर में गुलाब का अर्क डाला जाता था, हाँ, जिसकी महक दूर दूर तक फैल जाती थी। चांदनी रातों में राजा और रानी दोनों नाव पर इस पोखर में सैर क्या करते थे। ये पोखर बहुत बड़ा था। फिरते फिरते फिर गया और जो निशानात बाकी रह गए हैं वो भी राज और राजमहल की तरह मिट जाएगा। गांव में अब किसान ही किसान रहते हैं, प्रजा भी प्रजा रहते हैं। राजा मरे बर्बाद हुए तो ज़माना बीत गया। उसका राजमहल तो मैदान है। ये मैदान गांव वालों के लिए सब कुछ है। हर रोज़ सारे गांव के धूर इस मैदान में जमा होते हैं। लोग अपनी अपनी भैंसों को कंवाए पर धोते हैं, फिर घर ले जाते हैं। फसल कटते पर खलियान निकालते हैं। रोह पेड़ने को बैठाते और कोई सारी बनाते हैं। गांव के लड़के सुबह से शाम तक खेलते और बड़े बूढ़े किसी पेड़ के नीचे बैठ कर बातें करते हैं। कातक का महीना था। ठंडक अभी खासी पड़ने लगी थी। मैदान में कतकी धान का खलियान लगाया जाने लगा था। गांव में नई जिंदगी की फैली हुई थी। कुछ लड़के मैदान में कबड्डी खेल रहे थे। औरतें कुएं से पानी भर भर कर अपने घरों को ले जा रही थी। फगुआ पूर्व की तरफ से आग जलाकर अपनी लाठी को सेंक कर सीधी कर रहा था। फगुआ एक कैरेक्टर है। फगुआ अपनी लाठी को जलाकर अपनी लाठी को सेंक रहा था। याद रही, यहाँ राजा की बात चल रही है। इस दिन वह अपनी बहन के घर धर्मपुर से आया था। बहू ने चलते वक्त ये लाठी अपने बसवाड़ी में से काट कर दी थी। लाठी नीचे की तरफ से ज़रा टेढ़ी थी, उसका सीधा करना ज़रूरी था। हाँ, फगवा ने लाठी सीधी करने को अलाव जला रखा था। वह पहले लाठी को सेंक कर फिर पीपल की पेड़ में फंसाकर उसे सीधा कर रहा था।
अपनी बहन के यहाँ से एक गीत सीख कर आया था। उस गीत को हल्के हल्के सुरों में गाया जाता था। साथ ही उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। सबसे ज़्यादा ये कि गांव में एक बहुत बड़ी सभा होने चाहिए, ठीक वैसे ही उससे भी बड़ी जैसी उसकी बहन की ससुराल में हुई थी। और सभा में वो खड़ा होकर कल लोगों को सारी बातें समझाए जिसे वहाँ एक आदमी ने समझाया था। हाँ, फगुआ अपने ख्यालों में मगन था कि अगलू आ गया। ये अधेड़ उम्र का आदमी था। गांव के तांते मैं भगवा का चचा था। अकलू ने अपने में कहा, बेटा लाठी तो अच्छी है मगर इसमें गुड़ सा लगेगा तब। भगवा ने पलट कर देखा और बोला, हाँ चचा, बरगद सा अच्छा शामिल गया जाएगा तब ना। शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लाठी सीधी हो गई थी। उसने खूब घुमा घुमा कर लाठी को देखा, फिर पीपल के पेड़ के सारे में सहारे पर खड़ा होकर के 2 कदम पीछे हटकर देखने लगा। अकलू भी लाठी को एक ख़ास नज़र से देखता रहा, जिसका मतलब यही हो सकता है कि लाठी अच्छी है और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। अभी लाठी को यो दोनों देख ही रहे थे कि सामू और बाढ़ू भी घूमते फिरते आ गए। बाढ़ते आ रहे ही गए। अरे भैया, अभी इतना जाड़ तो नहीं पड़ता, अभी से अलाव तांदे बने लगे। अकलू बोला। फागू अपनी लाठी सीधी कर रहा था। अलाव कौन तापेगा भाभी? बाढ़ बोला। मगर आग भाई मालूम होती है जय भाई, मगर आग भी मालूम होती है भाई। ये कहता हुआ वो आग के पास बैठ गया और तापने लगा। उसके बैठते ही लोग भी बैठ गए। सनोल उसी तरह आ रहा था और उस लोगों की बातों को सुन चुका था। सानोल भी एक किरदार है, सुन चुका था। वह आते ही बोला, वाह बाढ़ो चचा, पहले दूसरे को टोका और सबसे पहले ही बैठे भी आग के तापने। वाह, ये तो भाड़ू लो बोलो। हाँ बेटा, अब आग भी मालूम होती है। और हमने टोका कब था? अरे ऐसे ही बोल रहा था। सब के सब आग तापने लगे। आग अभी ज़्यादा थी, इसलिए कुछ दूर ही वह दूर बैठ भाड़ू ने पांव फैलाते हुए कहा, अरे ये तो लौंडे सब अपने बदमाश होते जा रहे हैं, क्या कहा जाए। सानू ने कहा, क्या चचा, हम लोगों ने तो कोई बदमाशी नहीं की। भाड़ू बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम सब की बातें नहीं, यही तो मेरा कहना है। तुम सब जवान और बाल बच्चे वाले हो, कभी कोई ऊंची नीची बात देखने सुनने में ना आई, पर अब की तो दुनिया ही बदलती जा रही है। देख, अभी रास्ते में आ रहे थे तो देखा कि छुपी और फिद्दू की दोनों लड़के रिडोडांड की ठंडल जलाकर बेड़ी की तरफ भग भग खींच कर धुआं उड़ा रहे हैं। डांटा तो दोनों खांसते हुए भागे। सबका कलेजा जल जाएगा। इतने में छुपी आ गया। छप्पी भी किरदार है। छप्पी आ गया और बाढ़ ने उससे भी ये बात दोहरा दी। लेकिन छप्पी ने कहा, भैया अब आजमाना ही ना रहा। हम सब भी कभी लड़के थे। एक का किस्सा सुनोगे तो दंग रह जाओगे। अभी कल की बात है कि हम मैदान से आ रहे थे। मेरे हाथ में लोटा था। ख्याल हुआ बड़े कुएं पर लोटा मांझ कर पानी भर लें। जैसे ही कुएं पर पहुंचा तो देखा रीतू कल्लू की औरत का रास्ता रोके खड़ा है। वो कह रही है, जाने दो रीतू। तो रीतू कहता है, ऐसे नहीं भाऊजी, वैसे कहो, मोरी राह छोड़ दो गिरधारी। देर हुई। याद है कृष्ण लीला वाला गाना, जब उसने बाल्टी उठाकर कहा कि सारा पानी उझल दूंगी,
तो रास्ते से भागा। सानोल बड़ा जोर से कहकहा लगाकर हंसा और बोला, चचा ये भी कोई बात है? भौजाई है, वह हंसी ठाठा करता होगा। जानते ही तो ऋतु कैसा हंसोड़ है। हाँ, लेकिन जभी ने बुजुर्गाना अंदाज में कहा, जब्बी ने बुजुर्गाना अंदाज में कहा, हिश, ये भी क्या ठाठ है? ऐसे ही लड़के के ख्वाब हो जाते हैं। हाँ, खराब, ऐसे ही लड़के खराब हो जाते हैं। ये तो हमने देखा था। कोई दूसरा देखता तो ना जाने कितनी बातें जोड़ कर कहता, बदनामी होती। गांव में ऐसी बात कभी नहीं होती। सानू चुप हो गया और बाढ़ो न जाने क्यों, और भाड़ू न जाने कब तक बोलता रहता। लेकिन सामनो बीच में ही मैं रुक कर कहा, अरे फग्गू, तूने तो कुछ कहा नहीं। सुना है धर्मपुर में बड़ी बड़ी सभा हुई, बड़े बड़े लोग जमा हुए, किसानों के फ़ायदे की बात हुई। भग्गू ने उस अंदाज से सब पर निगाह डाली जैसे वही अकेला सब कुछ जानता है, बाकी सब काट के उल्लू हैं। फिर बोला, हाँ, बहुत बड़ी सभा हुई थी। एक साधु जी भी आए थे। वह सबको एक बात कह गए, सब किसान एक हो जाएं, आपस में मिल कर करें, तभी ज़मींदार के जुल्म से बच सकते हैं। सानूला बोला, भैया बात पते की है, हम लोग पर जितना जुल्म होता है उसे कौन जाने। साल भर मेहनत करके उपजाते हैं और हमारे ही बाल बच्चे भूखों मरते हैं। आग कुछ धीमी हो चुकी थी, इसलिए बाढ़ू कुछ और भी आग से करीब हो गया और बोला, बात तो ठीक है, पर होना मुश्किल है ना। भागू बोला, मुश्किल क्या है, आज सब हम लोग धान लेके वापस मिलजुल कर रहेंगे, ज़मींदार को बेकार नहीं देंगे, कोई नाजायज़ दबाव नहीं सहेंगे। बस इधर मीरपुर में तो ऐसा ही हुआ है, अब तो वहाँ चैन ही चैन है। अभी बात आगे बढ़ी रही थी कि तूफ़ानी मियाँ आ गए। ये बूढ़े आदमी थे और 30 वर्ष के थे। तूफ़ानी मियाँ कितने वर्ष के? 30 वर्ष के थे। गांव में गही चलाते थे। चलाते थे। तूफ़ानी मियाँ ने आते अपना थरसाद मामूली किस्म का हुक्का ज़रा अलग रखकर एक दम लगाया और उस अंदाज में सबकी तरफ मतवज्जो हुए जैसे कि एक मजिस्ट्रेट वकीलों की बहस सुनने के लिए तैयार हो। लेकिन तूफ़ानी मियाँ को मतवज्जो देख कर सब के सब चुप हो गए, जैसे अब वह कुछ कहने वाले थे। जब कोई कुछ ना बोला तो तूफ़ानी मियाँ बोले, अरे सब चुप हो गए, बात क्या थी? सानू ने जवाब दिया, भागू धर्मपुर गया था। तूफ़ानी चचा वहीं की बात थी। क्या बात थी? तूफ़ानी मियाँ ने इस अंदाज में सवाल किया जैसे अगर उन्हें ये ना बताया गया तो फिर कोई बात हुई ही नहीं, सबका सुनना बेकार हुआ। भग्गू ने फिर से बात दोहराई। तूफ़ानी मियाँ ने हुक्के का लंबा दम देकर बुजुर्गाना अंदाज में कहा, बात तो ठीक है, मगर भाई ये करम की लिखी बात हैं, आदमी क्या कर सकता है, ये सब खुदाई कारखाने हैं। तूफ़ानी मियाँ ने एक ही जुमले में सबकी हिम्मत तोड़ दी। अब भला खुदाई कारखाने में बहस करने का सवाल कैसे पैदा होता? छव्वा तेली ने कहा। तूफ़ानी मियाँ ने 16 आना ठीक बात कही है। परमाता ने सीधा के लिए आदमी को बड़ा छोटा बनाया है। अगर ऐसा ना होता तो अपना काम ही ना चलता। फट्टू धोबी ने और आगे बढ़कर दाद दी और कहा, छट्टू धोबी ने आगे बढ़कर दाद दी और कहा, हूँ ना, अगर जमींदार ना रहेगा तो कोई ना रहे।
जब जमींदार हो जाएं तो फिर खेती कौन करेगा। दल्लू चुपचाप बैठा सुन रहा था। वह बड़ा जोशीला था, सबकी बातें सुनकर उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसका चचा तूफानी बैठा था। बात आकर उसके होंठों पर रुक जाती थी, लेकिन अब उसके ज़ब्त ना हो सका। उसने कहा, अपने किए सब कुछ हो सकता है। तूफानी मियाँ ने और उसके साथ दूसरे ने उनकी आंखें निकाल कर देखा और हाल ही में कलकत्ता से आया था। कलकत्ता में वो जहाज़ घाट पर कुली का काम करता था। तूफानी मियाँ कलकत्ता में तूफानी मियाँ ने उनके साथ दूसरों ने उनकी आंखें निकाल कर देखा। किसकी तरफ देखा? जो कलकत्ता में जहाज़ का काम करता था। वह रात दिन मेहनत चीन, जापान और अमेरिका से आए हुए उन जहाज़ों से उतार करता था। उनकी कंपनी से रोज़ झगड़ा पड़ता था। वह पहले कई हड़ताल में शरीक हो चुका था। वह यहाँ में ज़मींदारों के हलम से भी वाकिफ़ था। उसने कहा, हम लोग को अब तैयार होना पड़ेगा। सानू ने कहा, ठीक कहते हो। तूफानी मियाँ ने कहर आलोद निगाहों से लोगों को देखा और बड़े बड़बड़ाते हुए उठे। सच है, कलकत्ता जाने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। उसके साथ ही बिछवाड़ और एक दो आदमी उठ कर चले गए और अंदाज से जैसे उस जगह पर कोई आफत आने वाली है, लेकिन लोगों को उसकी परवाह भी ना हुई। बल्कि सानू ने कहा, चिलम है, परसों ही की बात है। मेघों को पटवारी जी ने मारा है। बात यह है कि पटवारी जी चाहते थे मेघू की औरत आकर उनका चौका करे और उनसे इनकार कर दिया। ये सब अब नहीं चल सकता। कल मेघू को कहा था, मेघू के बीवी को मारा था चिलम चलाने के लिए। अब सब अभी नहीं चल सकते मेघू की बीवी के लिए। कल मेघू को कहा जाए कि वह भी काम करने ना जाए। दल्लू ने राय पेश की कि मेघू को काम करने ना जाए, और सबने कहा, हाँ, कहीं फिर आगे चलकर क्या होगा, और इस पर भी बहस रही। लेकिन सब ने नतीजे से भी बेपरवाह होकर यही फैसला किया कि पटवारी जी को रसीद ना दिया जाए। दबाव डालकर दूध घी वसूल करते हैं, वह भी बंद और बेकारी। आखिरी तौर पर बेकार ख़त्म कहते वक्त दल्लू ने थोड़ा सा कूड़ा करकट उठाकर लाइन में डाल दिया। अलाव से फिर एक बार थोड़ी सी आग बुलंद हुई और बुझ गई। सानू ने कहा, तब दिल्लू ठीक है ना? दल्लू ने कहा, पक्की बात है भाई। मुरु बात से नहीं पलटता, मर्द बात से नहीं पलटता। भागो ने कहा, बिल्कुल ठीक। फिर शीतल बोला, लेकिन दल्लू भैया, वो जो पंडित जी आते हैं ना, कहते थे कि तुम सब चुपचाप बैठे रहो, ये सब काम कांग्रेस करेगी। शीतल के बोलने से चमन की भी हिम्मत हुई और वो फिर अपने मामू के घर गया था। वहाँ मुसलमानों का एक बड़ा जलसा हुआ था, जिसमें कांग्रेस की बुराइयाँ सुन चुका था। उसने कहा था, दल्लू भैया, कांग्रेस मौलाना साहब तो कहते थे। दल्लू ने ज़रा तीखे अंदाज में कहा था, धुत, ये सब बकते हैं। गरीब का कोई साला नहीं होता, अपने करना होगा जो हो। ये कहते हुए दल्लू उठ खड़ा हुआ। रात भी काफ़ी जा चुकी थी, अलाव भी बुझ चुका था। फिज़ा में ठंडक का काफ़ी पैदा हो चुकी थी। दल्लू के उठते ही सब के सब उठ गए। दूसरे दिन सारे गांव में हलचल थी। बूढ़े, बच्चे और जवान सब के सब कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें करते थे। जवान तो हर दरवाजे पर कहते फिरते थे, आज सभा होगी। बच्चे तमाशा समझ रहे थे।
वह बूढ़े नतीजे पर गौर कर रहे थे कि भैंस में चिंगारी पड़ गई है, भस में चिंगारी पड़ गई है। पटवारी ने अंदर महतू और तोता राम को बुलाकर खूब डांटा, गालियाँ दी और साफ साफ कह दिया कि इस साल तुम लोगों ने बकाया बाकी नहीं कर दिया तो कोई खलियान से एक धान भी ना उठा कर ले जाएगा। उससे खुश हुआ और फिर बढ़ गया। शाम को 2-4 नौजवान मैदान में जमा हुए, मगर ज़्यादा लोग कतरा कर निकल गए। सभा करने वालों को सख्त गुस्सा हुआ। वो सब के सब घरों में फिर गए और सबसे कहा, सबका खुशर तोता और राम और अंदू महतू का होगा। तुम सब चिड़ियों की टोली की तरह चीं चें करते रह जाओगे और पटवारी तुम्हें बाज की तरह हर रोज़ शिकार करेगा। आज वो सुबह उठकर सानू मुँह धोने बैठा था कि प्यादे ने आकर कहा, सानू भैया, तुम्हें पटवारी जी ने बुलाया है, कोई ज़रूरी बात है। सानू का माथा ठनका तो ज़रूर, लेकिन वह चोर नहीं था। दो मुँह छिपाता मुँह हाथ धोकर उसने कुछ खाया पिया और कचहरी की तरफ चला। रास्ते में उसे ख्याल आया कि इस खबर दल्लू को भी करता जाए। जैसे ही दल्लू के घर की तरफ मुड़ा, फगुआ और दल्लू आते दिखाई पड़े। फगुआ ने सानू की देखते हुए कहा, भैया, जाते हुए कचहरी से बुलावा आया था। गुमाशाब जी भी आए हुए हैं और ये भी मालूम हुआ है कि मुल्क से कोई ख़ास हुक्म ले आए हैं। क्या राय है? सालू ने जवाब दिया, चलो तुम्हारे दिलों में दलान में बैठकर बातें करेंगे। तीनों गए और बैठकर बातें करने लगे। फागू ने यह भी बताया कि उनकी सारी बातें पटवारी के कानों तलक छट्टू धोबी पहचानता है। उसने सानू को बड़ा गुस्सा आया और बोला, 2 साले को पकड़कर 4 लाठी हम लोगों से कचहर खोद कर बात पूछता है और अपने बाद को कहता है हरामी। दल्लू ने कहा गुस्सा करने की बात नहीं सानू, काम करना है, धीरज से काम करना होगा। सानू ने कहा, ऐसे सालों की सज़ा ज़रूरी मिलनी चाहिए। भागू ने पूछा, तो अब क्या होगा? डरने की बात क्या है, ठहरो, पटवारी ने बुलाया है और वहाँ से हो आऊँ, देखो बात क्या है। सानू चला गया और दल्लू और भागू कचहरी से होकर आए थे। उन दोनों पर वारंट कुर्सी थी, लेकिन इन दोनों ने सानू से बातें इसलिए नहीं की कि वो भी गुस्सा हो जाएगा। ज़रा सी बात में उसका गुस्सा आ जाता है। और देखने की बात इसलिए ये कि वह हरगिज़ ना रुकता, बल्कि बात और भी बढ़ने का डर था। वो दोनों देर तक चुप रहे, लेकिन भागू ने कहा, दल्लू भैया, सानू को वहाँ ना जाने देता था। कुमाशा भी अक्सर डेढ़ होकर बोली कि तू सानू भैया नहीं सह सकते, वह तीखे मिजाज के लोग हैं। दल्लू ने एक लंबे सांस के साथ कहा, ये ठीक है, पर ना जाने ये भी तो बात बढ़ती है और जो भी देखा होगा देखा जाएगा। फिर भी भग्गू बोला, फिर भी यकायक जब चुप हो गया। सानू तेज़ी के साथ सामने से आ रहा था। उसका चेहरा लाल हो रहा था और धूप फिरती हुई थी। अभी वो दल्लू से कुछ कहना भी ना सका था कि सानोल आ गया और आते ही बोला, भग्गू लाठी कव दे। दल्लू और फागू दोनों खड़े हो गए। दोनों ने सालू को समझाया, मगर वह तनतनाता जा रहा था। उसने बताया कि वहाँ पटवारी और गुमाशता ने डांटा। बात बढ़ी, उस पर गुमाशा ने फाटक बंद कर दिया और चाहता था कि मारपीट करे, मगर वह उस तरफ की दीवार को जो नीची है फांद कर भाग आया
उसने ये भी बताया कि फट्टू छिपी हज्जाम सारे फसाद की जड़ है और उन दोनों से बदला ज़रूर लेगा। छट्टू और झप्पी फट्टू और झप्पी हज्जाम है। ये किरदार पूछ सकता है, अच्छा फट्टू और झप्पी कौन है? छट्टू और झप्पी हज्जाम सारे फसाद की जड़ है। फट्टू और झप्पी कौन है? पहले फसाद की जड़ कौन है? फट्टू और झप्पी। दल्लू होशियार आदमी था। उसने सालों को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। भागो जोश में था और कुछ डर रहा था। दल्लू होशियार था। किसको बंद किया था? रूम में पूछ सकता है किसको बंद किया था कमरे में, तो दल्लू दल्लू ने सालून को बंद किया। दल्लू होशियार था। फागू जोश में था और कुछ डर रहा था। दल्लू पर कोई ख़ास असर ना था। सालून को जम किया था दल्लू ने। और ऐसे झगड़े कलकत्ता में बार बार हुआ करते थे। दल्लू होशियार था क्योंकि वो कलकत्ता से आया हुआ था। हाँ, कलकत्ता से बार बार देख चुका था। फागू के लिए बात नहीं थी। हाँ, जोश तो ज़रूर था, मगर एक दिल का कुछ कचा था और दूसरे समझ में ज़्यादा ना थी। और घबरा कर दल्लू का मुंह देखने लगा। फिर बोला, अब क्या होगा दल्लू भैया? दल्लू बोला, देखा जाएगा। इतने में गांव के कुछ और बड़े बूढ़े आ गए और लगे दोनों को समझाने। दल्लू सबकी बात को ठंडे दिल से जवाब देता गया। सबसे ये भी कह दिया गया कि अब कोई बात ना होगी। सानोलू चला गया। लेकिन जब कुछ जवान आदमी आए तो उसने बोला, बोलो अब क्या इरादा है? अब इज्जत चाहती हो या ज़िल्लत? ज़िल्लत कौन चाहता है? सबने कहा, कुछ भी हो हम साथ देंगे। लेकिन दल्लू ने सबको समझा दिया कि कोई ऊंची नीची बात ना होने पाए। सिर्फ अब काम ना करना कि अब आसपास के गांव में लोगों को तैयार किया जाए। अभी बात ख़त्म भी ना हो पाई थी कि कचहरी से ज़मींदार के प्यादे लाठियां लेकर सानू को पूछने आए। दल्लू ने कह दिया कि वो कहीं चला गया है, लेकिन चुबी हज्जाम ने देख लिया था कि वो उसी मकान में आया है और इन दिनों उसके कमरे में बंद कर दिया है। जब्बी ने प्यादों को बता दिया था कि प्यादों ने बात बात में कह दिया कि झप्पी से मालूम हो चुका था कि वह उसी मकान में है। एक दो ने यह भी कहा कि वह उसे पकड़कर ले जाए बगैर नहीं होंगे। अब दल्लू को ताब ना रही। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, होंठ कांपते लगे। उसने तंग कर कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। अगर तुम ज़मीन लाल करना चाहते हो तो कंडी का हाथ लगाओ। हाँ, प्यादे आगे बढ़ना चाहते थे, मगर 15-20 आदमियों को देखकर उसकी हिम्मत ना बढ़ी। उसमें से एक दो ने ये भी राय दी कि चलकर मालिक से सारा हाल कह सुनाया जाए। बगैर हाकिम के झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं। उस वक्त से शाम तक अब एक ही खबर उड़ती रही, गुमाशा जी दूसरी जगहों से आदमी बुलवा रहे हैं कि गांव लूट लिया जाए, खलियान पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अब खुल्लम खुल्ला लड़ाई का ऐलान था। गांव के बड़े बूढ़े चुपचाप थे। अब किसी की तरफ से बोलते और किसकी समझाते, और उनको सुनाता भी कौन था? एक तरफ था हुकूमत का गुरूर और दूसरी तरफ गुरूर था एहसास का। दोनों में समझौते की गुंजाइश कहाँ है? इस बात बढ़ी तो काम भी बढ़ गया। आसपास के सारे गांव में सनसनी फैल गई। हर गांव के लोग उठ खड़े हुए। सबके साथ एक ही जैसी बात थी। हर एक को एक ही किस्म की मुसीबत का सामना था और सबके सब एक दूसरे की मदद करने पर तैयार थे। ज़मींदार के कारज़िन किसानों से भी ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। उनका काम ही है कि किसानों पर ज़मींदार का रुआब बाकी रखना
उसके लिए काम करना, तहसील वसूल और हक न मानने की सज़ा, सर उठाने वालों का सर कुचलना। उसी लिए तो ज़मींदार उन्हें रखता है। ये लोग सब कुछ जानते हैं, किसी वक्त क्या काम करना चाहिए। फेलबान जानता है कि हाथी को किसी तरह कब्जे में रखा जाता है। पटवारी जी कचहरी से निकले और थाना पहुँचे। एक रिपोर्ट लिखवाई। गांव के किसान कचहरी को लूटा और खलियान से सारा गल्ला उठा लेना चाहते हैं। गुमाश्ता जी गए और मालिक के कान भरे। और गुमाश्ता जी चापलूसी करता है। गुमाश्ता जी गए और मालिक के कान भरे। मालिक का कान भरने का काम गुमाश्ता करता है। और महके हुए किसानों के रास्ते पर लाने का सामान हो गया। ये लोग गांव में चिड़ियों की तरह चीं चीं करते हैं रहे। दो चार दिन पर भी न गुजरे थे कि सानोल, दिल्लू और भागू के साथ कई आदमी को दफ़ा 144 की नोटिस मिल गई। ये तो खलियान की तरफ जा सकते हैं, न कचहरी की तरफ। गांव में एक बड़ा सा सभा भी हुई तो ये लोग मैदान में ना जा सके, वहाँ खलियान था। सभा होने के बाद कुछ और लोगों भी शामिल आ गए और उन पर भी नज़र पड़ने लगी। लेकिन आग जो लगी थी वह बुझी नहीं, बढ़ती ही गई। सानोल सुबह सवेरे अपनी ज़रूरत से खेतों की तरफ जा रहा था। उसके एक हाथ में पानी से भरा हुआ लोटा था। सामने छेपी आपा आता हुआ दिखाई पड़ा। सानोल ठहर गया। छेपी ठहर गया। झब्बी जैसे ही पास आया। सानोल बोला, तुमको हमसे भी बियर काहे का झब्बी भैया? तुमको सोचना चाहिए कि तुम भी किसान हो। झब्बी बोला, तुम लोग तो झूठ मूठ बदनाम करते हो। सानोल को इसका ये कहना धोखा नहीं दे सकता था। वह सब कुछ जानता था। बोला, देख झब्बी भैया, ये सब कहने से हम ना मानेंगे। याद है तुमको, उस पटवारी ने तुमको मारा था। बात और ज़रा सी थी ना। एक दिन बदन में तेल मलने ना गए थे, अपनी बेइज्जती भूल गए। छब्बी कतरा कर निकल जाना चाहा था। बोला, बेकार बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। सालू ने कहा, यही तो कहता हूँ, ऐसी बात क्यों करते हो जिससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सानू उस बात को भूल गया था कि फागू का बाप गांव का बराहिल था और उसी ज़माने में बहुत सा खेत झब्बी से लेकर ज़मींदार ने फागू के बाप के दीदार दे दिया था। उसका दिल अब तक साफ नहीं हुआ था। वो बात बहुत पुरानी हो चुकी थी। झब्बी ने कहा, सुनो सानोल, तुम बीच में ना पड़ो। फागू के बाप ने बड़ा जुल्म ढाया हम पर। ये बात बड़ी पुरानी हो चुकी है, उसे भूल जाओ। ये कहो तुम भागू से कहकर तुम्हारी खेत दिलवा दूं। लेकिन ये तो सोचो, खेत तुमसे बाढ़ हो जाने से तो लिया तो था। ज़मींदारी ही ते कसूर किसका है? मगर झब्बी पुरानी बातों का असर क्या होता है? उसने कहा, सालू, तुमसे बहस करने ही नहीं आया हूँ। सब ठीक, पर ये तो बताओ, उस दिन तुम प्यादे क्यों लाए थे और उनको क्यों बताया था कि सानू भागू के घर पर है? मेरा बाप तो तुम्हारा खेत नहीं लिया था। झब्बी खिसिया गया और उसने कहा, मुझे बहस करने की फुर्सत नहीं। वह 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन सानू ने उसका रास्ता रोक लिया और ज़रा तीखा होकर बोला, सटो झब्बी भैया, सुनो झंडी भैया, तुम्हें जवाब देना होगा। किसी की राह में कांटे बिछाना अच्छा नहीं। ये तुम्हारे हक में बड़ा बुरा होगा।
जब भी जानता था कि सानो गसील आदमी है, उसने ये किसी तरह बात काट कर निकल जाना चाहता था। वो खूब अच्छी तरह जानता था कि भागू के बाप पर इल्ज़ाम रखा है कि वो भी गलत था। ये भी जानता था कि गांव में किसी ने कुछ उसका पुकारा नहीं था और वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए गांव भर के आदमियों को नुकसान पहुंचा रहा था। और पटवारी तक खबर पहुंचाने के बाद गांव के सारे लोगों से अलग सा हो गया था। अब मगर अब बुरे के फायदे पड़ गया था। सानू को जवाब देने बगैर चले जाना मुमकिन ना था। उसने कहा, सानू, देर हो रही है, हमें काम है, रास्ता छोड़ दो। अगर खुला हुआ रास्ता होता तो शायद झब्बी किसी दूसरी तरफ चला जाता, मगर रास्ता के लिए एक ही पगडंडी थी और उसके दोनों तरफ ऊख के घने खेत थे, जिसके आदमी से ज़्यादा ऊंची ऊख लहरा रही थी। रास्ता बिल्कुल ना था। उसके कहने पर भी सानू ने रास्ता ना दिया तो झब्बी ने चाहा कि उनको हटा कर चला जाए, लेकिन सानू ने उसका हाथ पकड़ लिया। झब्बी ने झुके से हाथ छुड़ा लिया और बोला, लड़ना चाहते हो चाहे हो गया। सानू बोला, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ी तो बाज भी ना आएंगे। हम तुमसे यही पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। झब्बी को गुस्सा आ चुका था। उसने कहा, कहाँ तो इसी में किसी के बाप का क्या। सानू को ऐसी बातों के बाद ताब कहाँ थी। वह देर से अपने गुस्से को दबाए हुए था। काली झब्बी ने मुंह से निकली हुई थी कि पानी से भरा हुआ लोटा उसके झब्बी के सर पर दे मारा। झब्बी के सर से खून और लोटे से पानी बहने लगा और वह झगड़ा कर गया। बात और ज़्यादा बढ़ गई। शिकार खुद ही फंस गया। पुलिस आई और सानू को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल ये था कि गवाह कहाँ से आए, मुकदमा में दूसरे लोगों कैसे फंसे। मगर रुपये में हो तो ये भी मुश्किल नहीं। रुपया खर्च करने वाला होना चाहिए। काम कौन सा है जो नहीं होता। रुपया हो तो ईश्वर भी खुश हो सकता है। मंदिर और धर्म मसाले बनाकर किसी को भी फंसा लेना मुश्किल नहीं है। ज़मींदार ने फैसला कर लिया कि चाहे गांव का उजड़ जाए, लेकिन सर उठाने वालों का सर कुचलना ज़रूर हो पड़ेगा। एक तरफ सानू का मुकदमा खुला, दूसरी तरफ फागू का धड़ाधड़ रिपोर्टें होने लगी। यहाँ तक कि सभी पूरा गला खलियान में आ गया। तो उन सब के ऊपर जिन पर किसी तरह का शक था, दफ़ा 144 की नोटिस तामील होगी। सबके सब डर से कांप रहे थे। ज़मींदार ज़मीन की और राज था पटवारी का। आखिर इस तरह कब तक चलता। लोग उकता गए। गरीबों के पास इतना रुपए कहाँ से आ गए। मुकदमा चल लड़े, इसलिए चुप रहना ही बेहतर। लेकिन चुप रहे तो कब तक। दल्लू ने फागू को एक दिन बुलाकर कहा, अब कुछ करना चाहिए। अगर चुप रहे तो मतलब ये कि पटवारी जी मनमानी करने चाहेंगे। अब मैं ये भी हो। फागू दूसरे लोगों ने ये भी राय का साथ दिया और बात तय पाई कि तब तक खलियान उठे, दूसरे गांव में जलसे किए जाएं और इसी पर अमल भी किया गया। जब उसपा के पास सारे गांव में तहरीक चल पड़ी तो दूसरे लोगों के भी जिन पर उनका असर पड़ता था सर जोड़ कर बैठे। सर पर आने वाली आफत से बचने की तरकीबें सोचने लगे। बात बढ़ गई और उसका असर भी बढ़ता गया। रामधनी भी एक किसान था। जवान लोगों के साथ पूरे जोश के साथ काम करता था। रामधनी उसमें भी है, इसमें भी किरदार है। रामधनी उसमें भी है। अपने दुख मुझे दे दो। जब सानू की जमानत नहीं हुई तो वह कुछ बोल गया और सबके सब बदमाशों की फहरिस्त में उसका नाम भी
आ गया और निशाना बन गया। एक दिन सुबह होने से पहले ही वह किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था और दोनों तरफ ऊख का खेत, हर तरफ सन्नाटा, अंधेरा, बहुत दूर जा भी रहा ना सका था कि पीछे से किसी ने उसके सर पर लाठी मारी और गिर पड़ा। फिर 1 2 4 5 10 और इधर मर गया, अधमरा हो गया। सारे गांव में उसकी से खलबली मच गई। पुलिस आई, बहुत से लोगों को गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने वालों में दल्लू, फग्गू, जुम्मन, हरकू सभी थे। ये सब के सब थाना सुधारे और उन पर खेत काटने, खलियान लूटने और रामधनी पर हमला करने का इल्ज़ाम था। सबका जेब जाना यकीन। पटवारी खुश था। सारे बदमाश पकड़े जा चुके थे और वह अपनी कामयाबी पर खुश था। लेकिन आइंदा क्या होगा, ये सवाल लर्ज़खेज़ है तौर पर उसके दिमाग में पैदा हो चुका था। खलियान भरता जा रहा था, लेकिन अब खलियान में किसानों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही नज़र आते थे। उन्हीं खलियानों की हिफाजत करना थी। किसान सारे बेईमान हो चुके थे और उनकी सज़ा भी पा चुके थे, मगर ये बूढ़े और ऊँचे बच्चे गांव में बचे थे। वही तो आखिर किसान ही थे। पुलिस का महीना था, पूस का महीना था। गड़े के कुछ सर्दी पड़ रही थी। खलियान की हिफाजत करने वाला सिपाही अपने गर्म कोटरों के बावजूद ठंडक से कड़े हुए थे। सबने मिलकर बड़ा सा अलाव जलाया था। आग ताप रहे थे और कहानियाँ कही जा रही थी। अलाव बचने लगा था। एक सिपाही उठते हुए बोला, एक दिन सारी चीज़ें इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। दूसरा बोला, साले फुहारी खचड़े और लाइन में कैसे आराम से रहते हैं। इस वक्त उसके उठते ही दूसरे सिपाही भी उठ खड़कर झोंपड़ी में चले गए। अलाव बुझ गया। खलियान में सिपाहियों का शोर गांव के सन्नाटे में मिल गया। ज़मीन पर अलाव की आग बुझती जा रही थी। आसमान पर धुआं छा रहा था। ख़त्म हो गया।